नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज और आप देख रहे हैं द बम्बाट की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम आज आपको मिलवाएंगे सीकर से दया शंकर जी सैनी, जो 1 नंबर वार्ड के पार्षद हैं। तो चलिए मिलते हैं दया शंकर जी से। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। मेरा नाम दयाशंकर सैनी है। मेरे जी पिताजी का नाम रामनिवाजी सैनी है, जी जो आयुर्वेदिक विभाग में पहले कंपाउंडर थे। जी अब वो रिटायरमेंट हो गए। और मेरी शिक्षा एसके कॉलेज से हुई थी, जी जो मैंने वहाँ से पॉलिटिकल साइंस से एमए किया था 2012 को। जी। सर, आपने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की तब क्या हालात थे? किस तरह से आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की? देखिए, राजनीतिक जीवन की शुरुआत तो वैसे कोई विशेष नहीं थी, लेकिन राजनीतिक करना मेरा एक शौक था। जी मैंने सबसे पहले राजनीति की वो कड़ी देखी है जो मेरे जीवन में मुझे आज भी याद आती है। जी, क्या है वो कड़ी? जरा वो दर्शकों कड़ी को भी ये है, बताइए। अब वो समय और सन का तो मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा सा जी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सही है कि या गलत है। जी जी जब एस के कॉलेज में चुनाव हुआ करते थे, जी तो उस टाइम मेरे बड़े भैया डॉक्टर रवि, जो पीएचडी हैं जी पॉलिटिकल साइंस में, उनको डॉक्टरेट की उपाधि अभी 2-3 साल पहले मिली है। जी उनका मानस था कि मैं एस के कॉलेज से चुनाव लड़ूं, जी तो वो किसी कारण से नहीं लड़ पाए। कोई उम्र का विषय हो गया, कोई एक दिन बड़ा या छोटा कुछ ऐसा विषय हो गया। जी तो एसएफआई के दो टुकड़े हुए थे उस टाइम पे। जी एक नया संगठन बना था आईएसएफ। जी उस आईएसएफ में से बड़े भाई साहब बड़े प्रेरित थे, मतलब उन जो लड़के एसएफआई से टूट के आए थे वो भाई साहब के घनिष्ठ मित्र थे, तो भाई साहब ने उनके साथ दमखम लगाया। उस टाइम उस कॉलेज का अध्यक्ष था संजय जी कृष्णिया। जी उसमें देखने लायक चीज ये थी कि उसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी था, नारायण सिंह बुल्डक के नाम से। जी मैंने उस बंदे को देखा, उसमें इतना जोश और इतना जुनून था, कुछ करने का जज्बा था। जी वो मैं तो ये मानता हूँ कि संजय कृष्णिया चुनाव जीता था तो वो नारायण सिंह बुल्डक की बदौलत ही जीता था, क्योंकि उसने उस टाइम पे एसएफआई के कम से कम 1000-1100 वोट के लगभग तोड़ा। जी उनको देख के मैं इतना प्रेरित हुआ कि मुझे एक शौक सा लग गया कि मैं भी अपने जीवन में राजनीति ऐसी करूं कि अपने आप में एक मिसाल दे, लोग मेरे बारे में ऐसी मिसाल दें कि वो उस बंदे ने ऐसी राजनीति की। लेकिन राजनीति राजनीति करने का मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी के साथ भेदभाव हो। राजनीति का मतलब होता है कि राजनीति में राजनीति को ईमानदारी से करो, जी किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, सच राजनीति होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कार्य में हो। जी। आपकी वर्तमान में विचारधारा कौन सी पार्टी से है? मेरी विचारधारा सनातनी है। मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। जी मैं इस विचारधारा से इतना प्रभावित हुआ हूँ, अब मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतना प्रभावित हूँ कि मतलब एक ऐसा संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जी जो ईमानदारी से राजनीति करता है, ईमानदारी के लिए राजनीति करता है, और ईमानदारी के जितने प्रयास हो उस प्रयास से बिना किसी भेदभाव का लोगों का भला कर सके, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का भला कर सके। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हूँ। जी। आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से है, तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? सामने वाली पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जैसे अमावस और जी पूनम का जितना फर्क होता है उतना फर्क जी। है, किस दिन और प्रकार है रात वो? का। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष का भला करना जानती है। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत को भ्रष्टाचार में लिप्त करके लूटना ये जानती है, और झूठ जहां आता है, झूठ का दूसरा नाम ये कांग्रेस पार्टी है। जी तो हमारी विचारधारा वहां जाके टकरा जाती है। ये लोग एक नंबर के झूठे हैं, झूठे वादे करते हैं, भोले वाली जनता को ठगने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भोले वाले व्यक्तियों का भला करती है, हर व्यक्ति का भला करने का प्रयास करती है। जी। आपने जब अपने जीवन में राजनीतिक शुरू की तब आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई? मेरे जीवन में मैंने राजनीति शुरू की, मैं सही बताऊं, मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं। जी मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की कई शाखाएं ज्वाइन की, कई दिनों तक संघ में काम किया। संघ से काफी प्रभावित हूं मैं। जी उसके बाद में संघ ने मुझे बजरंग दल का नगर संयोजक बनाया, जिला संयोजक बनाया। उसके बाद में मुझे ऐसे लगा कि मेरे को राजनीतिक विशेष पार्टी जो
आरएसएस के जरिए जो पार्टी है हमारी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के जरिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी बार बार यही कहती है कि आरएसएस का उपक्रम है भारतीय जनता पार्टी। जी ठीक है, तो मैं उनको ये भी बताना चाहूंगा कि आरएसएस में कांग्रेसियों का भी स्वागत है, कांग्रेसियों का स्वागत हो, लेकिन वो राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए हो। जी ऐसे नहीं कि किसी को भी हम आरएसएस में आ गए और वो देश विरोधी गतिविधि, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरएसएस एक मजबूत संगठन है और आरएसएस बीजेपी, आप चाहे दोनों को एक बता सकते हो, दोनों की विचारधारा एक है। जी। आपने आरएसएस का जिक्र किया, आपने बताया कि शाखाएं लगती हैं। जो ये आरएसएस की शाखाएं लगती हैं, उनमें क्या काम होता है, क्या सिखाया जाता है और किस प्रकार काम किया जाता है? देखिए, आरएसएस की शाखा में एक व्यक्ति को तैयार किया जाता है। किस चीज के लिए? सामान्य, मैं बता रहा हूँ सर आपको, एक व्यक्ति को तैयार किया जाता है कि वो राष्ट्र हित के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहे, जी राष्ट्र हित की बात करे और राष्ट्र को सर्वोपरि ही माने, भारतवर्ष को सर्वोपरि माने। उसमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। सबसे बड़ी शाखाओं में ये होता है, यहाँ जो आरक्षण की विधि है, जी आरक्षण की विधि किस चीज में, नौकरी में, किसी भी कंपनी में लगता हो कोई बंदा, कोई किसी जॉब में जाता हो, तो उसमें कोई आरक्षण का बड़ा सिस्टम नहीं, सभी एक दरी पे एक लाइन से बैठते हैं। जी चाहे वो कितनी भी बड़ी कास्ट का हो, वहाँ कास्टरिज्म नहीं होता है, वहाँ सब लोग एक मुट्ठी में होते हैं और जो बंद मुट्ठी होती है उस प्रकार सभी व्यक्ति एक साथ रहते हैं। जी। आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए कि आपने राजनीतिक शुरू करने से अब तक आपने सर्व समाज के लिए क्या-क्या काम किया है और क्या समाज के लिए आपने योगदान दिया? देखिए, राजनीतिक शुरू करने से पहले और राजनीतिक मैं अब कर रहा हूँ, जी तो बात रही विकास की, पहले तो मैं आपको बताऊं कि राजनीति मैंने शुरू की, मेरे दादाजी, आपने भी पूछा ना कि जी मतलब आप ना भारतीय जनता पार्टी से कैसे प्रभावित हुए। जी जी पहले जनसंघ था, ठीक है, जनसंघ के टाइम से मेरे दादाजी जनसंघ में थे जी और यहाँ घनश्याम जी तिवारी जी ने जब चुनाव यहाँ से जीता था, उस टाइम मेरे दादाजी उनके साथ थे और उनसे मैं अपने जी दादाजी को देख के इतना प्रभावित था कि मैं भी राजनीतिक में पहले तो शौक समझ रखा था, फिर इतना जब मैं समझदार हुआ, मेरी थोड़ी उम्र हुई, उसके बाद में लगा कि मुझे भी वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना चाहिए था। क्योंकि एक बार मेरे दादाजी ने चुनाव लड़ने का प्रयास किया था, वो बैंक में थे, सहकारी बैंक में, जी लेकिन उनको टिकट भी उनकी फाइनल हो गई थी अपनी वार्ड नंबर 1 से। ये उस टाइम से वार्ड नंबर सीकर का जब नगरीय विकास के संबंध में जो भी कार्य हुआ, तो उस समय से वार्ड नंबर 1 था ये। जी लेकिन किसी कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ पाए, वो बड़े मन से दुखी थे। तब मैंने ठाना था कि मैं एक दिन इस वार्ड का पार्षद बनूंगा और मेरे दादा के जीते जी मैं पार्षद बन के दिखाऊंगा। और यही हुआ, मेरे युवा साथियों ने मुझे मेरा साथ दिया और मैं वार्ड का पार्षद बना। सब मैं वार्ड पार्षद बनने के बाद सबसे पहले अपने दादाजी के पास गया और मेरे दादाजी की आंखों में आंसू थे कि जो सपना मैंने देखा था वो सपना मेरे पोते ने पूरा कर दिया। अब आप बात करते हो विकास की, जी वार्ड नंबर 1, मैं शहर की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपने गिरेबान की बात करूंगा, जी क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं शहर का विकास कर सकूं। जी मेरे पास ऐसा कोई पद नहीं है कि मैं शहर का विकास करूं, लेकिन शहर में जो भी कार्य अपने लायक हैं, हम जो हमारे सामने की सत्ता पक्ष वाली पार्टी है, जी नगर परिषद में वर्तमान में जो विधायक है, उनके द्वारा अगर कोई गलत कार्य किया जाता है तो हम उसका विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं। अब मैं अपने वार्ड की बात करूं, मेरे वार्ड में अब देखिए आप, 2019 में चुनाव हुए थे, 2021 को अपने कोरोना आ गया, जी लॉकडाउन रहा 2 साल, जी कोई कार्य नहीं हुआ। ये 2 साल ऊपर हो गए, मतलब 4 साल, अब 10 महीने चुनाव को बाकी है। मैंने उस 2 साल में इतना काम खिंचा है कि अगर आपको विश्वास नहीं हो, कोई विरोधी अगर ये सोचता हो कि वार्ड में क्या काम नहीं हुआ है, तो एक बार वो मेरे वार्ड नंबर 1 में आके देखे, और जो मेरे लोकल विरोधी हैं उनको भी ये कहना तो वो आके देखें। और आप भी, वैसा पत्रकार महोदय आपसे निवेदन है कि आप भी एक बार आप वार्ड चेक करें। मेरे वार्ड में मैंने 23 किलोमीटर की तो ग्रेवल रोड जी और 3 से 3.5 किलोमीटर की डामर रोड और 2 किलोमीटर के लगभग मैंने सीमेंट रोड का कार्य करवाया है। जी 950 के ऊपर लाइटें लगवाई है और बड़ी लाइटें, जो बड़ी 4 पोल लाइटें हैं, 3-4 वो मैंने वो लगाई, क्योंकि हमारा सत्ता में कोई आदमी है नहीं। सत्ता में कैसे नहीं कि
सारी पार्टियां विरोधी पार्टियां ऊपर से लेके नीचे तक। अब जाके हमारा तो राजग आया 3 तारीख को, 4 तारीख को, 3 दिसंबर को। अब वो थोड़ा सा ये है कि बस सत्ता पक्ष में जो लोग रहते हैं उनका काम 1 रुपए का 95 का होता है और हम लोगों का 5 का होता है। बिल्कुल ही 5 का, बिल्कुल ही 5 इतना का होता है। भेदभाव होता है सीकर में। सीकर नगर परिषद बहुत नॉर्मल सी बात है। जो सत्ता पक्ष में होगा उसका पार्षद होगा तो उसको पहले सपोर्ट करेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष हमेशा यही चाहती है कि जो विपक्षी पार्टी के जो पार्षद है भाई उनको वार्डों में कैसे हराया जाए। अगर उनको काम नहीं दिया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है जनता विरोध करेगी। जी, लोकल पार्षद का विरोध करेगी तो अगली बार वो जीतना उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो ये सत्ता का खेल चलता रहता है ऐसे। जी। ये भेदभाव की जो नीति चल रही है, इसके खिलाफ आपने आवाज नहीं उठाई कभी? नगर परिषद में 4 साल में 4 मीटिंग हो चुकी है। जी, बोर्ड की मीटिंग होती है, सिर्फ बजट की मीटिंग होती है। सामान्य मीटिंग जो नगर परिषद के संविधान के हिसाब से कि साल में 3 या 4 बार आम बैठक होनी चाहिए। वो आम बैठक चाहे हमारी कमी मान लो, चाहे सत्ता पक्ष की नगर परिषद सत्ता की कमी मान लो, वो हो क्यों नहीं पा रही वो मेरे को पता नहीं। या तो हमारे नेता कमजोर है या हम कमजोर है, ये हकीकत बात है। मैं बार बार हमने अपने नेता प्रतिपक्ष को, भाई साहब को बोला कि भाई आप ना 1-2 बार आयुक्त साहब को लिख के दो कि कम से कम साल में 4 या 5 बार मीटिंग हो, जनता के जो सवाल है, जनता की जो समस्या है उनका समाधान हो। जब बैठेंगे तो हर समस्या का समाधान होगा। तो उन्होंने आश्वासन किया अब अगले महीने को इसी महीने को 10 या 13 तारीख को लगभग बैठक है। उन बैठकों में क्या होता है, हम तो बीजेपी से 18 पार्षद है, जी, सामने वाले बहुमत में ज्यादा है। जी, बिल्कुल। अब कोई भी वो कोई चीज लेके आते हैं, किसी चीज का प्रस्ताव लेके आते हैं, वो मेज ठोक के ताली बजा के वो प्रस्ताव पास कर लेते हैं। हमारी आवाज दब जाती है, हम लोग विरोध करते हैं तो पीछे से पार्षदों की, कांग्रेसी पार्षदों की आवाज आ जाती है कि बजट को बढ़ावा माना जाए। अब ये बजट को बढ़ावा माना जाए और हम तो 18 तो उस चेंबर में बैठे हैं, लेकिन जो ये जनता है सीकर की नगर परिषद के अधीन जो जनता 1,41,000 की जो जनता है, जी, अब वो वही पिछले चुनाव का रिकॉर्ड है, अब शायद 2.25 लाख के समथिंग हो गया होगा। तो उस जनता को क्या जवाब दोगे का, या फिर ये टेबल पीट के ये बोल देना चाहिए कि भाई काम हुआ या माना जाए। अब आपको विश्वास नहीं होगा, सीकर शहर में 11-12 सर्किल बने हैं। जी, उन सर्किलों को एनआईटी के हम लोग है ना, जैसे सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांग सकते हैं कि इसमें कितना पैसा लगा, नक्शे का कितना पैसा लगा। वो सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया उनको। अब आम व्यक्ति तो मांगेगा नहीं, जी, विपक्ष पार्टी के लोग मांगेंगे। कोई आम व्यक्ति तो बिना सूचना देंगे अभी कितना घोटाला हुआ। अब देखो वो तो बाद में की बात है। 10 तारीख को नगर परिषद की बोर्ड की मीटिंग है, उसमें सारा वो सिस्टम ओपन होगा कि आखिरी मीटिंग है। जी, भाई इस कार्यकाल की जैसे सबके 19 से ही जो एंड का चॉइस है, अभी ये 10 महीने बाकी है, उसके बाद चुनाव, तो आखिरी बैठक है। इस बैठक के बाद में कुछ होना करना है नहीं। तो इन आपके जो स्थानीय नेता हैं, उनका आम जनता के प्रति रवैया कैसा है आपके अनुसार? आप पहले तो पत्रकार बंधु मेरे को ये बताइए कि स्थानीय नेता आप किसको बताते हैं? जी, आपके विधायक और आपके चेयरमैन साहब। देखिए, मैं स्थानीय नेता उस व्यक्ति को नहीं मानता जो व्यक्ति जीता हुआ हो। जी, जो विधायक है, चेयरमैन है, सांसद है, कोई भी मान लो जी, अदरवाइज मैं स्थानीय नेता मैं उनको नहीं मानता। जो जीते हुए जनता द्वारा हम वोट करते हैं वो लोग जीत जाते हैं, वो अपना काम नहीं करते हैं, तो मैं उनको स्थानीय नेता नहीं मानता। स्थानीय नेता वो होता है जो जनता के बीच में रहे, जीत कर भी जनता की समस्या को सुने, उसकी समस्याओं का समाधान करे, मैं उनको स्थानीय नेता मानता हूँ। जी, आपके अनुसार स्थानीय नेता कौन है फिर? स्थानीय नेता हम लोग हैं। जी, आप लोग हो। अगर आप अपने मोहल्ले में कार्य कर रहे हो, किसी समस्या हो रही है तो समाधान कर रहे हो, कोई गलत काम हो रहा है उसका विरोध कर रहे हो, आप बार बार अपने जीते हुए नेता को फोन कर रहे हो, वो नहीं आ रहे हैं, तो एक बात बताइए, मौके पर आप उस समस्या का समाधान कर रहे हो तो उस समय तो स्थानीय नेता आप हुए ना कि वो जीते हुए लोग स्थानीय नेता हुए। वो कैसे होंगे? आपके फोन करने पर वो आपको फोन नहीं अटेंड करेंगे। आपको फोन अटेंड कर लेंगे तो कोई पीए फोन उठाएगा, कहेंगे सर तो थोड़ा बिजी है। तो सर बिजी है, जब वोट लेने के लिए सर आते हैं तो सर पहले उस टाइम बिजी की नहीं, उस टाइम तो सर के पास बहुत टाइम होता है। तो स्थानीय नेता में इन लोगों को मानता ही नहीं। जो मौके पर व्यक्ति काम करता है, समस्या का समाधान करता है, हकीकत में स्थानीय नेता वही होता है। जी, आपके यहाँ सीकर से विधायक हैं राजेंद्र जी,
और आपके चेयरमैन साहब हैं जीवन खां, इन दोनों व्यक्तियों का आम जनता के प्रति रवैया कैसा है? देखिए आपने बड़ा अजीबोगरीब सवाल किया है। उन लोगों का रवैया मेरे को क्या पता, उन लोगों का जनता के प्रति क्या रवैया है। मैं कैसे बता सकता हूं कि उनका मेरे प्रति क्या रवैया है? जी, आप भी नहीं, मैं सर हैं, जनता के बीच रहते हैं, वो जनता से किस प्रकार बात करते हैं उस समय कहीं ना कहीं तो आप भी उनके पास रहते होंगे। देखिए, पर्सनली व्यवहार अलग होता है। जी बिल्कुल ठीक है, किसी ने सही कहा है, दोस्ती बिजनेस में नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, और बिजनेस में दोस्ती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मैं बताऊं, मेरे नाना जी गंगापुर जी सैनी जी, ठीक है, वो कांग्रेस के सीकर में सबसे बड़े नेता थे, वीज निगम के डायरेक्टर थे। उनका भी 1.5 साल पहले देहांत हो गया जी। और अपने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी के बिल्कुल सीकर जिले में बिल्कुल निजी व्यक्ति थे। उनके राजेंद्र जी पारिक यहाँ से पहले भी विधायक रहे हुए हैं, तो उन्होंने पिछले 70 में क्या क्या विकास कार्य किया सीकर के लिए? देखिए, पारिक साहब की विधायक बनने की कोई इच्छा नहीं है, उनकी इच्छा मंत्री बनने की थी जी। और वो मंत्री पद वो उनके राजनीतिक कारण मान लो, उनका कांग्रेस पार्टी का मतभेद मान लो, कुछ भी मान लो, उनकी वो पर्सनल है उनकी ना जी। उस वजह से उनको नहीं मिला। तो उनको मंत्री पद नहीं मिला तो वो उनका गुस्सा सीकर शहर की जनता पे निकला और न के बराबर बिल्कुल न के बराबर सीकर शहर में पारिक साहब के पिछले कार्यकाल में काम हुआ है, न के बराबर हुआ है जी। और जो काम भी हुआ है वो भेदभावपूर्ण नीति से हुआ है। जी बिल्कुल। आपके प्रत्याशी रतनलाल जी जलदारी, उनको इस बार 30,038 वोटों से यहाँ से शिकन मिली, इसके पीछे क्या वजह है कि इनको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, जलदारी जी सीकर शहर में एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि राजनीति का अगर ईमानदारी नाम है तो भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी नाम रतन जी जलदारी जी का है जी। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूं। वो जब विधायक थे, किसी भी काम के लिए उनके पास जाते थे तो जो काम होने लायक होता था तो उस चीज के लिए हाँ करते थे, वो काम हो जाता था। जो उनका ये सिद्धांत ही नहीं था कि अपनी पार्टी का कार्यकर्ता अपने लिए काम करता है, ये गलत काम करवा रहा है तो गलत काम के लिए हाँ कर दे, तो बिल्कुल उस काम के लिए ना थी, जो सही काम था वो करवाने के लिए तैयार थे। अब उनके हारने का कारण, देखिए, लंका में कई प्रकार के भेदी होते हैं जी, कई प्रकार के विभीषण होते हैं जी। यही बात लागू होती है चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। कई बार क्या होता है, टिकट तो एक होती है, ठीक है, टिकट को मांगने वाले व्यक्ति 50 होते हैं जी बिल्कुल। और टिकट किसी एक व्यक्ति को मिलती है जो उसके टिकट के लायक होता है। सीकर शहर की टिकट बिल्कुल सही हाथों में दी थी जलदारी जी को, लेकिन कुछ पार्टी के विभीषणों ने, कुछ पार्टी के ऐसे लोगों ने जिनकी महत्वाकांक्षा, मैं ये नहीं कहूंगा विधायक बनने की थी, उनकी महत्वाकांक्षा जलदारी जी को चुनाव हराने की थी। उसके बाद में हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो बड़े माननीय है मेरे लिए, उनकी भी इच्छा हुई चुनाव लड़ने की, उन्होंने भी अपना चुनाव लड़ा। लड़ने में चाहिए, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहिए जी। लेकिन ये चुनाव हकीकत में भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता की पार्टी के लोगों ने चुनाव हरा दिया। कांग्रेस से हम चुनाव नहीं हारे, कभी नहीं हारते, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती चुनाव लड़ूं, सबको लड़ना भी चाहिए, लोकतंत्र में अधिकार है, हम किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, चुनाव लड़ेगी, एक की हार होती है, एक जीत होती है। जी। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए क्या क्या प्रयास किया, किस प्रकार संघर्ष किया, वो भी जरा जनता को बताइए। देखिए, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हमने जो विधायक साहब के, हमारे विधायक साहब जी, हमारे जी जी जलदारी जी, उनके जो 5 साल में कार्य किए हुए थे पिछली गवर्नमेंट में, हमने वो सारे कार्य गिनाए और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कार्य हमारे विधायक जी ने किया। अपनी मेडिकल कॉलेज लाने का कार्य, ठीक है, अपनी जो ये कॉमर्स कॉलेज, साइंस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, अपने मोदी जी के द्वारा 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं,
उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। और अपना जो सांसद जी महोदय साहब हैं सुबैरान जी, उन्होंने जो रेलवे सीकर शहर के लिए इतनी रेलवे लाइनें चलाई है, इस कोने से व्यक्ति उस कोने तक जा सके, पूरी तमाम जो मोदी सरकार की जो नीतियां रीति नीति है वो लोगों के बीच में रखी। जी, हम राजनीति में बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? भारतवर्ष का बताऊं या विश्व का बताऊं? भारत का बताइए, विश्व का बताइए। देखिए, वो आप मेरी मुस्कान से समझ गए होंगे। सबसे पसंदीदा चेहरा मैं आपका क्या बताऊं, लेकिन मेरा जहां तक मन कहता है तो पूरे विश्व का एक ही चेहरा है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। क्या वजह है कि वो आपके इतने चहीते हैं? चहीते? देखिए, मैं उनके काम गिनाऊं या उनके चरित्र को बताऊं, ये मैं दोनों ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। शब्द इसलिए नहीं है कि मैं मानता हूं कि वो व्यक्ति जहां खड़ा है वहां सत्य और सनातन दोनों साथ में खड़े हैं। जी। क्या आप भविष्य में यहाँ से सीकर से कोई बड़ा चुनाव लड़ने के बारे में विचार बना रहे हैं? देखिए, सीकर की राजनीति एक गोल मतीरे की जैसी हो गई है। जी, कैसे? सीकर शहर की राजनीति, मतीरे का मतलब, अब आपकी सोच हो गई कि पार्षद मोदी ने खाने वाला मतीरा, एक मतीरा होता है जिसको न तो खाया जा सकता है, बस उसको दूर से देखा जा सकता है, और उसके पास जाने के लिए कई कंधे लगते हैं। किसी मैयत को उठाने में 4 कंधे काम आते हैं। जी। तो ये राजनीति की ऐसी चीज है, अगर आपको आगे बढ़ना है, किसी ना किसी कंधे का आपको सहारा लेना पड़ेगा, या आप में इतनी प्रतिभा होनी चाहिए कि वो कंधे अपने आप आपके पैरों के नीचे आए। ठीक है? अब मेरी इच्छा, आप बात कर रहे हैं, मेरी तो इच्छा है कि मैं मोदी जी के बाद में देश का प्रधानमंत्री मैं ही बनूं, कोई दूसरा क्यों बने? जी। है, मैं सोचूं कि अपने सीएम साहब हैं भजनलाल जी, उनके बाद में सीएम मैं बनूं, सोचने से क्या होता है? मेरी जनता मेरे साथ है, मैं कोशिश करूंगा, भारतीय जनता पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, उस जिम्मेदारी को मैं पूर्णतः निभाने का प्रयास करूंगा। जी। अब राजस्थान में आपकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और आपके यहाँ पर वर्तमान विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, और आपने जैसा कि पहले भी बताया है कि यहाँ पर भेदभाव की नीति अपनाई जाती थी। तो क्या यहाँ पर सरकार बदलने के बाद उस भेदभाव की जो नीति थी उसमें कोई परिवर्तन आया है? देखिए, अब आप तो वो बात कर रहे हैं, बच्चा जन्मा है अभी, उसका वो जो अपनी मारवाड़ी भाषा में छुच्छक बोलते हैं जी, वो अभी छुच्छक हुआ है। आप उस बच्चे को बोल रहे हो आप जाओ बेटा, रात को खाने के लिए जो भी कुछ मिलता है कमा के उससे लेके आओ। अब वो 3-4 महीने की सरकार नहीं हुई है, दिसंबर में चुनाव संपन्न हुए, 3 दिसंबर को नई सरकार बनी, उसके बाद में आप बोलते हो 1 मिनट में बदलाव नहीं होता, समय लगेगा हर चीज। जी, समय लगेगा, लेकिन अच्छा प्रभाव पड़ता है उस चीज का। अच्छा जो होगा अच्छा होगा। हम कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह जैसे नहीं है हम लोग कि मतलब सरकार आई, इस अधिकारी को इधर कर दिया और उस अधिकारी को इधर कर दिया, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है। जो सारा काम होगा वो ईमानदारी से होगा, निष्पक्ष तरीके से काम होगा। जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस के हारने के पीछे क्या वजह रही है? कांग्रेस नहीं आ रही इस बार, कांग्रेस नहीं आ रही है, कांग्रेस के लोगों की जो मानसिकता है ना वो आ रही है, उनकी भेदभावपूर्ण नीति, उनका गहलोत साहब कहते थे हमारी सरकार पारदर्शी रहेगी, बिल्कुल उनकी सरकार पारदर्शी रही है। पेपर भी मतलब बना, पेपर लीक करने का ये तरीका था ना वो बिल्कुल पारदर्शी था, पेपर लिफाफे में पैक थे लेकिन पेपर भी पारदर्शी दिखाई दे रहे थे। जी। सबसे बड़ा रेट का कारण हुआ है नाथी का बाड़ा सरकार को ले डूबा, नाथी का बाड़ा भी इस प्रकार ले डूबा, आरएसएस को बिल में बांट देंगे, आरएसएस तो बिल में नहीं बढ़ा, आरएसएस तो विधानसभा में बैठा है, आरएसएस तो राजस्थान की कमान संभाल रहा है। जो बिल में जो असभ्य थे, मतलब पार्टियां अच्छी बुरी नहीं होती, पार्टी में रहने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं, उनकी सोच होती है कि पार्टी को किस दिशा में लेके जाना है, इस दिशा में लेके जाओगे तो आपका भविष्य उज्जवल है, इस दिशा में लेके जाओगे तो आपका भविष्य गर्दिश में चला जाएगा। अब आप गौर मत करना, इस तरफ लक्ष्मणगढ़ है। जी जी, इस चीज का गौर मत करना। जी।
राजस्थान के दो सीएम हैं जो दो या दो से अधिक बार रिपीट हुए हैं। एक तो है वसुंधरा जी राजे भारतीय जनता पार्टी से, और एक है कांग्रेस पार्टी से अशोक जी गहलोत। इन दोनों के हम बात करें तो इन दोनों में ऐसी क्या समानताएं हैं जो जनता इनको एक के बाद एक चुनती रहती है? देखिए, पहली बात तो जो पहला चुनाव वसुंधरा जी ने लड़ा था, वो वसुंधरा जी के चेहरे पे चुनाव हुआ था जी। वो आए थे दमखम, लोगों ने, नया व्यक्ति आता तो लोग ये सोचते हैं इस व्यक्ति में दमखम होगा, और वसुंधरा जी हकीकत में दमखम था। उसके बाद में चुनाव हुआ, अशोक गहलोत जी आ गए। अब अशोक गहलोत जी का देखिए आप, सबसे बड़ा क्या हुआ, जब अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में राजस्थान के चुनाव हुए, तब कांग्रेस सरकार हारी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अब नोट कीजिए। और दूसरी बात, अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री बने तो पहले मुख्यमंत्री बनने वाले थे नटवर सिंह, तो उनका नाम उठा के अशोक गहलोत जी का नंबर आया। दूसरी बार जब उनको मौका मिला तो ये अपने शीशराम जी ओड़ा जी झुंझुनू वाले, इन लोगों का नाम था। तीसरी बार और सचिन पायलट का नाम था। तीसरी बार मैंने तो सचिन पायलट का नाम था। अब देखिए इनकी किस्मत देखिए, सीपीजी जोशी सेकंड जब ये रिपीट हुए थे, सीपीजी जोशी का नंबर था, वो बनने वाले थे, वो एक वोट से चुनाव हार गए। अब वो हरवाया गया, वो उनकी थी मतलब। और ना इन लोगों के पास बहुमत, कभी 101, कभी 99, कभी 98 मतलब। और हकीकत में आप ये देखो तो पिछले 15 साल से अगर अशोक गहलोत जी ने राज किया है तो निर्दलीयों का सहारा लेके किया। भारतीय जनता पार्टी 120 से प्लस, एक बार तो ऐसी स्थिति 163 बीजेपी और 21 कांग्रेस पे सिमट गई थी जी। आज आप हमारे चैनल के माध्यम से आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। देखिए, मैं एक जो बात बिल्कुल सत्य वो एक कहना चाहूंगा, आजकल युवा नेता कुछ ज्यादा होने लगे जी। होना भी चाहिए, बिल्कुल सत्यता बात है, लेकिन युवा नेता बनो बहुत अच्छी बात है, लेकिन युवा नेता कुछ थोड़ा सा निजी दो बात कहना चाहूंगा जी। बिल्कुल। हर गली में, हर मोहल्ले में, अभी मैं यहाँ स्कूल में अपनी जो सरकारी स्कूलों वहां गया था, वहां मैंने अपने आप पे 2 शब्द कहे कि बच्चों, युवा नेता मन बनना, पढ़ोगे लिखोगे IAS IPS अफसर बनो, प्रशासनिक विभाग में लगो, टीचर लगो, बैंक में लगो, लेकिन युवा नेता वहां तक ठीक होता है कि मतलब ये मान के चलो कि आप एक मोहल्ले के लिए, अगर आपको ये करना है कि आप शहर का विधायक बनना चाहिए, उसके लिए बड़ा दमखम चाहिए। ठीक है, एक पार्टी का कार्यकर्ता युवा होता है, वो युवा नेता ही होता है। हकीकत में युवाओं के बिना सरकार नहीं चल सकती। युवाओं को बढ़ चढ़ के हर चीज में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन उस चीज को विशेष ध्यान में रखना चाहिए, अपना कैरियर बर्बाद ना हो। तो उस विषय के बारे में भी एक अनुकूल विचार रखें ताकि उनका कैरियर भी सेफ रहे। जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद सर, वंदे मातरम। दोस्तों, ये थे आज हमारे साथ सीकर से दयाशंकर जी। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक और नई कड़ी में नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।